स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 67 जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का 19-12 की ये वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं इतिहास के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के 3 और 5 अंकों वाले टोटल 20 क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने आपको रूसी क्रांति से संबंधित एक पुनरावृत्ति कराई थी जो कि वर्कशीट नंबर 66 में मिल जाएगी आपको, और वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप पहले उसको भी देख सकते हैं जिसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चंस आए थे। ये वर्कशीट आज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20 क्वेश्चंस 3 और 5 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर के लिए। सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम के नज़रिए से बहुत अच्छे हैं, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके इस चैप्टर के रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है ये वाली वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं इनके आंसर जानना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, समाजवादी विचारधारा क्या थे या समाजवादी विचारधारा है क्या। देखो, समाजवादी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी काफ़ी वीडियोज़ में कि समाजवादी वो होते हैं जो निजी संपत्ति के खिलाफ होते हैं। इनका मानना है कि जो चीज़ सरकार के हाथों में होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और उस पर सभी का समान अधिकार होता है। तो सबसे पहला, निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं। आर्थिक असमानता का कारण निजी संपत्ति को मानते हैं। उनका मानना है कि निजी संपत्ति है, इसी कारण कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है और कोई गरीब होता है, और ये चाहते हैं कि जो सारी शक्तियां हैं वो सरकार के हाथों में रहे जिससे कि समानता स्थापित की जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले कि विश्व जब युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के मध्य, तो कौन से 2 समूह थे और उनमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखो, मित्र राष्ट्र था और धुरी राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। तो वही मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उदारवादी कौन थे और उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। उदारवादी विचारधारा के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। उदारवादी विचारधारा परिवर्तन पे बिलीव करती है। 3 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, उदारवादी, रेडिकल, और तीसरी होती है हमारी रूढ़िवादी। तो उदारवादी विचारधारा वो है जो परिवर्तन, चेंजेस को एक्सेप्ट करती है, पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहती है, पुरानी बैकवर्ड सोच को ख़त्म करना चाहती है और नई अर्थव्यवस्था, नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। ये विचारधारा असमानता को समाप्त कर समानता व नागरिक अधिकारों के पक्ष में थी। यह एकाधिकार के विरोधी है। इनका मानना है कि शक्ति सिर्फ एक ही समूह के पास नहीं रहनी चाहिए। वैसे अलग बात है, ये एक दलीय व्यवस्था में बिलीव करते थे क्योंकि इनका भी मानना था कि शक्तियां सब में विभाजित नहीं हो सकती, सबके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना कौशलता नहीं है कि सब रूल कर सके, बट इसके बावजूद ये समानता में बिलीव करते थे। उदारवादी निजी संपत्ति के पक्षधर थे। इनको लगता था कि निजी संपत्ति होना अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रूसी समाज में मीर कौन थे। तो मीर रूसी समाज में किसानों का एक स्वशासी संगठन था। स्वशासी संगठन यानी कि जो स्वयं के ऊपर शासन करता था, स्वयं रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम एवं कायदे बनाता था। इसके अधिकारियों का चुनाव किसानों के द्वारा किया जाता था। कौन करता था इनके अधिकारी, मतलब जो इनका ग्रुप होगा, इसका जो हेड होगा, उसको कौन सिलेक्ट करेगा, किसान स्वयं सिलेक्ट करते थे। इस संगठन द्वारा स्थानीय जंगलों, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान और खाली भूमि का नियंत्रण भी किया जाता था कि जो भी पब्लिक जगहें थी वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो भी सबके हिस्सों में आने वाली जगहें थी उसका ये लोग शासन करते थे, उसके ऊपर भी ये रूल्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए और इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूनी रविवार। रूस में जो जार था, वहाँ के राजा को बोलते थे कि शासन के दौरान 1905 में एक रविवार के दिन कुछ मजदूरों ने जुलूस निकाला और जार से मिलने और अपनी बात कहने के लिए रखा कि भाई हमारी मीटिंग करा दो राजा के साथ। तो राजा ने क्या बोला, सेना को बोला कि इनके ऊपर गोलियां चला दो। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा मजदूरों को अपनी जान देनी पड़ी और सैकड़ों घायल हो गए।
यही वो कारण था जिसके कारण 1905 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और प्रथम बार रूसी संसद बनी थी जिसको ड्यूमा बोला जाता था। तो मतलब राजा से मिलने की अगर वो पहल करना चाह रहे हैं तो राजा ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई और ये घटना रविवार को हुई, इसीलिए इसको रविवार क्रांति या फिर खूनी रविवार बोला जाता है, खूनी रविवार बोला जाता है। और यही वो कारण था जिसके कारण 1905 में रूसी क्रांति प्रारंभ हुई और ड्यूमा बनी, यानी कि पहली बार रूस में संसद बनी जो जनता को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विचारधारक रहे हैं, बहुत ही बड़े दार्शनिक रहे हैं ये, जो समाजवाद के बहुत सपोर्टर थे। इनका मानना था कि जो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी फैक्ट्री होती है, उसमें दो लोग काम करते हैं, एक तो होते हैं मजदूर और एक होते हैं मालिक। इनका मानना था जो सारा प्रॉफिट है वो मालिक ले जाते हैं और मजदूरों को कुछ मिलता ही नहीं है। इनका कहना था जो रियल प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो मजदूरों को बंटना चाहिए, ना कि मालिक को। तो इनके बारे में जानते हैं। एक जर्मन सामाजिक विचारक थे, समाज के बारे में सोचते थे, समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक थे, यानी कि समानता में बिलीव करते थे, समाज को बराबरी में लाना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया था कि उद्योगपति और पूंजीपति को उत्पादन के कारक हैं और श्रमिकों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम के कारण मुनाफा कमाते हैं। कहते हैं जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ चीज़ें अरेंज करते हैं। जो रियल मेहनत करता है वो तो क्या करता है, मजदूर करता है। लेकिन पूंजीपति क्या करते हैं, मुनाफा अपनी जेब में डाल देते हैं और श्रमिक को जरा सा, मतलब छोटा सा सैलरी देके और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका मानना था कि उत्पादक के साथियों पर समाज का अधिकार होना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों का। क्वेश्चन नंबर 7, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में भी जब उदारवादी आए थे तो मैंने आपको बताया था कि उदारवादी कभी भी ये नहीं कहते थे कि सबका शासन होना चाहिए। उनका मानना था कि धार्मिक समानता हो, नागरिक अधिकार हो, पर एक समान मताधिकार के पक्ष में वो नहीं थे। कहते थे सबके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो डिसीजंस ले सके। उनका मानना था कि वोट वही दे जिसके पास संपत्ति है, अर्थात सरकार बनाने का अधिकार उसी के पास है जिसके पास पैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टालिन का सामूहिककरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। तो स्टालिन का सामूहिककरण हमने 1 नंबर वाले प्रश्न में भी किया था। 1929 में रूस में सामूहिक खेत बनाए गए। इसके तहत रूस में सभी मिलकर काम करते थे, जितने भी किसान थे वो इन खेतों पे काम करते थे और किसानों में इसका जो लाभ था, जैसे मान लो ये खेत है, इसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर 1000 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो 100 रुपये सबको इक्वली बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था, लेकिन जो वहाँ के किसान थे वो इसके सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि 10 के 10 जरूरी थोड़ी कि इक्वल मेहनत करेंगे, कोई ज़्यादा कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। उनका मानना था कि अगर सब मेहनत अलग कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी अलग होना चाहिए, और इसलिए किसान सपोर्ट करते थे कि वो अपनी अपनी ज़मीन पर कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 9, बोल्शेविक कौन थे और मेंशेविकों से ये किस प्रकार भिन्न थे। तो बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके नेता थे लेनिन। बोल्शेविक समाजवादियों का बहुसंख्यक दल था, तो मेंशेविक अल्पसंख्यक था। यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा थी तो यहाँ पे इनकी संख्या कम थी। बोल्शेविक क्रांति ने द्वारा समाज में बदलाव चाहते थे। ये कहते थे कि क्रांति के द्वारा ही समाज में बदलाव आ सकता है। वही मेंशेविक क्या कहते थे, नहीं, धीरे धीरे बदलाव आएगा, संसद बनाओ, उसके बाद समाज में बदलाव किया जाएगा। तो यह है अंतर बोल्शेविक और मेंशेविक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जार शासन की आम लोगों के बीच लोकप्रियता न होने के पीछे क्या कारण थे। जो राजा था उसको जनरली लोग पसंद क्यों नहीं करते थे। सबसे पहला, निरंकुश शासन। निरंकुश का क्या अर्थ होता है, जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके, जिसपे रोक ना लगाई जा सके। तो राजा अपने हिसाब से कार्य करता था और उसको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता था। रूसी भाषा को सब पर थोपना, जो उससे संबंधित देश थे सबको बोलता था रूसी संस्कृति अपनाना, रूसी जितने भी डे टू डे लाइफ में चीज़ें हैं वो रूस की संस्कृति के अनुसार किया जाए, इसलिए भी उसको लोग पसंद नहीं करते थे। किसानों व श्रमिकों की स्थिति खराब हो गई थी उसके समय, खाद्य भंडारों में कमी आई थी और प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस को क्षति पहुंची, ये सबसे बड़ा कारण था कि जो
पहला प्रथम युद्ध था, उसमें रूस ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा आर्थिक सामाजिक तरीके से उसको नुकसान हुआ। यही वो 5 कारण थे जिसके कारण जनता जो वहाँ के जो शासन था, ज़ार शासन, उसको पसंद नहीं करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो कोई यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा हेडिंग पॉइंट्स में दिया है, पर आप कोशिश करें तो जब अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो उसको डिस्क्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला, युद्ध को समाप्त किया जाए। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या कहती थी? युद्ध समाप्त किए जाए, ज़मीन किसानों को दिए जाए, उस पर ज़मींदारों का या सरकार का हक नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों का होना चाहिए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि जो बैंक राष्ट्रीयकृत होगा वो सरकार के अनुसार कार्य कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखो, अगर बात की जाए 1905 की जो क्रांति हुई थी, उसमें ज़ार ने बहुत वायदा किया कि अब स्थिति बदल जाएगी, आप मत करिए आंदोलन, ठीक है, ड्यूमा बना दिया पर इतनी शक्तियाँ नहीं दी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ थी, वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। और यही कारण था कि 1917 में जब क्रांति की शुरुआत हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1905 में जो लोग शांत होकर बैठ गए थे, उन्होंने 1917 में अपनी जितनी भी भड़ास थी, जितने भी अपने दिल के जो दर्द थे, वो इस क्रांति में निकाल दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए? औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान रहा? तो देखो, अगर 19वीं सदी की बात कहें तो पूरे यूरोप में ये औद्योगिकरण की शुरुआत थी। धीरे धीरे समाज प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। तो एक तो क्या हुआ, अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा बनेगा? मजदूर वर्ग, इनका उदय हुआ। मजदूरों से अधिक काम करके कम पैसे दिए जाने लग गए, तो ये तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया। काम उनसे ज़्यादा लिया जाता था, एक तो उनको कंडीशन अच्छी नहीं मिलती थी काम की, इसके अलावा बहुत मेहनत कराई जाती थी लेकिन उनको पैसे कम दिए जाते थे। औद्योगिक विकास तो हो रहा था लेकिन समाज आर्थिक असमानता की ओर बढ़ रहा था। आर्थिक असमानता का अर्थ है कि एक तरफ तो बहुत बड़े उद्योगपति सामने आ रहे थे, तो दूसरी तरफ मजदूर वर्ग थे जो कार्य बहुत करते थे पर पैसे बहुत कम थे, और दयनीय स्थिति में वो लोग कार्य कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम फिरा के भी आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी 2 क्वेश्चंस में। दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव, रूसी क्रांति के लिए कौन से उत्तरदायी कारण थे? कि जो दार्शनिक आए, विचारक आए, उन्होंने जनता के बीच सच्चाई लाई और जनता को बोला कि समाज में समानता होनी चाहिए और ऐसी सरकार बनाओ जो समानता स्थापित करे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में अपमान हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए भी जो लोग थे वो राजा के खिलाफ हो गए थे। निरंकुश शासन था, राजा पे कोई रोक ही नहीं लगा सकता था। और चौथा, किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति। यही वो 4-5 कारण है जिसके कारण रूसी क्रांति हुई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15, रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव रहे? तो अगर रूस की बात की जाए तो उनकी सरकारों की जो कार्य थे वो जो बाकी विश्व की सरकारें थी उनके द्वारा भी अपनाए गए। साम्यवादी सरकार को देखकर अन्य देशों जैसे कि चीन और वियतनाम ने भी इस विचारधारा को अपनाया, यानी कि साम्यवादी सरकार उन्होंने भी बनाई। इस क्रांति के पश्चात विश्व स्तर पर मजदूरों और श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किए, और इस संघर्ष का रिजल्ट भी निकला कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा? तो अगर लेनिन की बात की जाए तो उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के वो प्रमुख रहे थे। लेनिन ने जार पर दबाव डाला कि वह प्रथम विश्व युद्ध से अपना नाम हटा ले, यानी कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से निकाल ले, और अक्टूबर क्रांति में भी बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 17, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया और इसका गृह युद्ध से क्या लेना है? तो देखो, सबसे पहली बात हम पढ़ चुके हैं, रूसी क्रांति का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? राजतंत्र समाप्त हो गया, समाजवाद की स्थापना हुई और किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार। लेकिन इसका ये हुआ कि जो लेनिन के जो बोल्शेविकों का कई लोगों ने विरोध किया, और यही विरोध था उन लोगों के विरोध के कारण कि यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति हुई। फायदे भी बहुत हुए लेकिन नुकसान क्या हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। देखो थोड़ा सा बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इन चीज़ों को मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आगे के क्वेश्चंस में। सबसे पहले तो भूमि को सामाजिक संपत्ति बना दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की तुलना कीजिए। तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो 2 चरणों में हुई थी। एक हुई थी फरवरी क्रांति, एक फरवरी में हुई थी, एक अक्टूबर में हुई थी। फरवरी क्रांति में जार के शासन का अंत हुआ था, तो वहीं अक्टूबर क्रांति में दुनिया ने मार्क्सवाद विचारधारा वाले राज्य को स्थापना किया। पहले में क्या हुआ, राजा को खत्म किया, दूसरे में एक नई विचारधारा लेकर आए जो समानता पे आधारित थी। मार्क्सवादी सरकार का गठन लेनिन ने किया और विश्व राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय प्रणाली का उदय हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, समाजवादी कभी भी सबको शक्तियां नहीं देना चाहते, समानता लाना चाहते हैं, लेकिन एक पार्टी के द्वारा। अब इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन जो कि है प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक तो था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो विश्व 2 गुटों में था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरे ध्रुवी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय रूस अपने गुट का साथ देने के लिए युद्ध में शामिल तो हुआ, लेकिन रूस की आर्थिक और सैनिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। सेना इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि किसानों को पकड़ पकड़ के सेना में डाला जा रहा था, जिसमें 17 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 15 लाख से ज्यादा घायल हो गए और लाखों को कैदी बना लिया गया। और यही दयनीय कारण था कि मजदूर और किसान इतने ज्यादा प्रभावित हुए इसके कारण कि उन्होंने विरोध किया और लड़ाई करना शुरू करे, अपना जो रोष था उसको प्रकट करना शुरू किया। तो बच्चों ये वर्कशीट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़े रिपीट हो रहे हैं आंसर्स, बस सारे प्रश्न आपकी रूसी क्रांति से संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।